हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है 2022 के एग्जाम अभी बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है और आपको कम समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिवली स्टडी करना है और आपको मैक्सिममली अभी स्टडी करना है बोर्ड्स के लिए। आपका जो एम है वो चाहे नीट हो, एमएसटी सीईटी हो, लेकिन अगर आपको एमएसटी सीईटी और नीट में स्कोर तो करना ही है, उसके साथ ही साथ अगर बोर्ड के अंदर अच्छा मार्क्स लाना है तो उसके लिए आपको आंसर राइटिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपके लिए हम लेके आए ये वीडियो जिसके अंदर हम हर एक चैप्टर के ऊपर 1 मार्क्स से लेकर 5 मार्क्स तक, मतलब 4 मार्क्स तक, ओके, मैक्सिमम वो क्वेश्चंस हम देखेंगे कि अगर चैप्टर नंबर पहला हमारा बायोलॉजी का है तो उसके ऊपर कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसको आपको कैसे सॉल्व करना है, कितने मार्क्स के लिए अगर पूछा है तो कितना आपको लिखना पड़ेगा, ये क्लियर पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको दिख जाएगा। तो इसके पहले सिंपल में आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज होना चाहिए वो चैप्टर का, उसके लिए आप वन शॉट देख सकते हो। और वन शॉट देखने के बाद अगर आप ये हमारा जो वीडियो सीरीज है क्वेश्चन आंसर सेशन का, अगर ये देखोगे तो आपको कंप्लीटली समझ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आएंगे और कैसे क्वेश्चन आए तो कैसे आपको उसको अटेम्प्ट करना है। और एक बात आपको बताना चाहता हूं कि आप मुझे YouTube पे टॉप बनाओ या ना बनाओ, लेकिन मैं आपको क्लास में टॉपर जरूर बनाऊंगा। सो फ्रेंड्स, आपकी जो लेफ्ट साइड पे आपको एक पीडीएफ दिख रही है जिसका नाम है क्वेश्चन बैंक। तो ये क्वेश्चन बैंक जो है वो 2021 में दी गई थी स्टेट बोर्ड द्वारा। ओके, स्टेट बोर्ड जो है उन्होंने दिया था क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बताया था कि हम क्वेश्चन बैंक देंगे और उसी से ही क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन ये जो क्वेश्चन बैंक है ये आपके लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके ऊपर क्वेश्चन निकाले हैं स्टेट बोर्ड ने। ओके, तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन जो है इसके अंदर 25% जो आपका सिलेबस रिड्यूस है उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। ओनली 75 जो आपका सिलेबस है 75% उसके ऊपर ही क्वेश्चंस आए हैं, पूछे गए हैं। और इसकी खास बात यह है कि आपको यहाँ पे 1 मार्क्स से लेकर आपको 5 मार्क्स तक जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर वो आपको हर एक चैप्टर के ऊपर दिए गए हैं। ठीक है, तो हम हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन कहां पर है, कैसे आपको उसका आंसर लिखना है। अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चन आए तो आपको कैसे उसके साथ डील करना है, अगर 4 मार्क का क्वेश्चन आए तो कैसे डील करना है। तो ये सारी बातें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी और मुझे लगता है कि हर चैप्टर का अगर आपने एक वीडियो देख लिया है तो आपको समझ जाएगा कि कैसे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और कैसे आपको उसका आंसर लिखना है, कौन सी जो सिली मिस्टेक्स है जो आपको अवॉइड करनी है, जो आपके मार्क्स कम कर सकती है। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को गाइस लास्ट तक देखना। अगर आपको ये क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ आपको डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे हमारा टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है। उस टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप ज्वाइन हो जाओगे तो वहां पे आपको सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे, प्लस आपको हैंड रिटन नोट्स के भी पीडीएफ मिल जाएंगे। तो इसलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और हम सबसे पहले एमसीक्यू देखेंगे। ओके, अगर एग्जाम हुई तो चैप्टर फर्स्ट में एमसीक्यू कैसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहला एमसीक्यू हम देखते हैं। देखो गाइज, ये अभी हम उसके क्वेश्चन आंसर सेशन, ये हमारा वीडियो है क्वेश्चन आंसर सेशन। ओके, सो अगर आपने ये चैप्टर फर्स्ट का 1 शॉट वीडियो अगर नहीं दिखा है ना तो वो देख लो, बिकॉज 1 शॉट वीडियो में ये चैप्टर पहले पढ़ लो। अगर आप ये चैप्टर पहले पढ़ चुके होंगे, इसके कंसेप्ट अगर आपको मालूम होंगे तभी आप क्वेश्चन आंसर को समझ पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए पहला हम देखते हैं क्वेश्चन। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो को देख लो एक बार, बाद में रिपीट इस वीडियो पे आना। और अगर आपने 1 शॉट वीडियो देख लिया है तो चलिए बने रहे हैं हमारे साथ, देखेंगे पहला क्वेश्चन अपना एमसीक्यू, जो कि द आउटर लेयर ऑफ पोलन ग्रेन इज थिक एंड मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कॉल्ड। तो देखो जो पोलन ग्रेन होता है उसको 2 लेयर होती है। ओके, एक होता है अपना आउटर लेयर और एक होता है इनर लेयर, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है, और जो आउटर लेयर होता है ना वो होता है थिक। ओके, जिसकी यहाँ पे देख सकते हो, द आउटर लेयर इज थिक। थिक होता है मतलब उसका थिकनेस ज्यादा होता है और वो कॉम्प्लेक्स होता है, मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या होता है, नॉन मतलब समझ लो नहीं, और बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, लिविंग, एंड डिग्रेडेबल मतलब ऐसा सब्सटेंस जो नेचर के अंदर डिग्रेड नहीं होता, उस सब्सटेंस को हम नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। ठीक है, मतलब नेचर उस सब्सटेंस को डिग्रेड नहीं कर सकता, नेचर उस सब्सटेंस को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, ऐसा सब्सटेंस को हम नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कहते हैं। और वो कौन सा सब्सटेंस है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है और जिससे पोलन ग्रेन की आउटर लेयर बनती है। तो इसका सीधा आपको आंसर दिख रहा है, वो है स्पोरोपोलेनिन। ओके, स्पोरोपोलेनिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, जिससे वो जो अपना पोलन ग्रेन है उसकी आउटर लेयर बनती है। ठीक है, और जो इनर लेयर होती है गाइस वो सेलुलोज एंड पेक्टिन से बनती है। ओके, ये दोनों सब्सटेंस से बनता है उसका इनर लेयर, और आउटर लेयर बनता है अपना ये स्पोरोपोलिनिन से। ठीक है, तो ये आपको क्लियरली समझना होगा। ये है अपना 1 मार्क क्वेश्चन। और उसके बाद यहाँ पे आप खास बात देख सकते हो, यहाँ पे
आपको यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 है और उसके साथ ही साथ आपको पेज नंबर भी दिया गया है कि किस पेज नंबर पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो इसका जो आंसर है गाइस वो आपको मिलेगा पेज नंबर 3 के ऊपर। तो देखो यहाँ पे अपनी पीडीएफ है, चलते हैं पेज नंबर 3 के ऊपर, देखते हैं कि आंसर मिलता है कि नहीं। ओके, सो ये आ गए हम पेज नंबर 3 के ऊपर और यहाँ पे आप देख सकते हो द आउटर लेयर एक्साइन इज थिक एंड मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कॉल्ड एज स्पोरोपोलिनिन। ठीक है, तो आप यहाँ पे सीधा मैं आपको जूम करके दिखाता हूं, ये देखो यहाँ पे स्पोरोपोलिनिन लिखा है। तो ये गाइस खास बात है अपना पीडीएफ की। ठीक है, तो ये मजा आने वाला है आपको, पूरे क्वेश्चन हम देखेंगे, ये हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन है, आगे भी देखेंगे। ठीक है, सो दूसरा क्वेश्चन है अपना, ये देखो दूसरा क्वेश्चन जो कि है स्पोरोडर्म इज मेड अप ऑफ। जो स्पोरोडर्म होता है ना वो किससे बनता है? देखो स्पोरोडर्म मतलब क्या होता है, जो एक्साइन एंड इंटाइन होती है ना उसको हम कलेक्टिवली स्पोरोडर्म कहते हैं। देखो इट इज सराउंडेड बाय द 2 लेयर्ड वॉल कॉल्ड एज स्पोरोडर्म। ओके, सो जो अपना ये पोलन ग्रेन है उसके ऊपर 2 वॉल होते हैं, एक होता है आउटर और दूसरा होता है इनर वॉल। ओके, इनर लेयर है, आउटर लेयर भी कह सकते हैं, और वो दोनों को हम कलेक्टिवली कहते हैं स्पोरोडर्म। ठीक है, तो ये स्पोरोडर्म होता है जो बनता है, किससे बनता है? एक्साइन एंड इंटाइन से, इसलिए इसका आंसर है यहाँ पे डी, और आपका पेज नंबर 3 पे आपको यहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो ये है पेज नंबर 3 और यहाँ पे देखो स्पोरोडर्म। ठीक है, तो उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3, the number of meiotic and mitotic division necessary for the development of female gametophyte in angiosperm is। ओके, देखो फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट आपको पेज नंबर 5 पे जाना पड़ेगा। ठीक है, पेज नंबर 5 पे हम आते हैं, आपको दिख जाएगा। तो इसका आंसर तो डी है अपना, एक मियोसिस होता है और 3 माइटोसिस डिवीजन होता है। लेकिन कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखो यहाँ पे देखो ये है अपना पेज नंबर, आ गए हम पेज नंबर 5 के ऊपर आ गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका क्या कहना है, द नंबर ऑफ मियोटिक एंड माइटोटिक डिवीजन नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। अगर हमको फीमेल गैमेटोफाइट बनाना है तो ये क्या है, लास्ट में जो बना है वो फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये बनने के लिए कितने यहाँ पे डिवीजन हुए ये आपको बताना है। तो देखो हम यहाँ पे गिनते हैं, देखो यहाँ पे एक मियोसिस। ठीक है, ये हो गया अपना एक मियोसिस। ठीक है, तो एक मियोसिस हो गया, ये देखो माइटोसिस 1, उसके बाद ये माइटोसिस 2 और ये माइटोसिस 3, मतलब मियोसिस 1 और 1 2 3 माइटोसिस। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो ये है माइटोसिस, माइटोसिस और माइटोसिस। सो 3 बार माइटोसिस हुआ और 1 बार मियोसिस हुआ, इसलिए इसका आंसर है मियोसिस फर्स्ट एंड 3 माइटोसिस। ओके, 1 meiosis and 3 mitosis division require for the development of female gametophyte। ओके, फीमेल गैमेटोफाइट के लिए आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, एक मियोसिस और 3 माइटोसिस डिवीजन होता है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है गाइस। अगर आप सीटी की भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं, आइडेंटिफाई द एड वन, ओके सॉरी ऑड वन। ओके, अलग वाला आपको ढूंढना है, आइडेंटिफाई द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू पोलिनेटिंग एजेंट। देखो ये आपको जो नीचे सभी दिए गए हैं ये है पोलिनेटिंग एजेंट, और इसमें से आपको एड वन ढूंढना है। ऑड वन मतलब क्या होता है कि अलग वाला। ठीक है, तो बताओ आप अलग वाला कौन सा है, तो यहां पे आपको समझ जाएगा क्या है, उसका है बॉटल ब्रश। ओके, ये एक प्लांट है। ओके, सो ये जो प्लांट है ये बॉटल ब्रश अलग क्यों है, बिकॉज आप 8 नंबर के पेज ऊपर अगर हम गए तो हमको समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये 8 नंबर के पेज पे हम आ गए हैं। तो देखो सो ये जो कदम है, उसके बाद ये सॉसेज है, उसके बाद ये बाओबाब है, ये जो प्लांट है गाइज, ये देखो एक ही इसके अंदर क्या होता है, पोलिनेशन होता है, और वो होता है अपना बर्ड्स के थ्रू। देखो पोलिनेशन बाय बर्ड्स, और यहां पे देखो आप इसका एग्जांपल आपको देख पा रहे हो, देखो यहाँ पे कदम प्लांट, ओके, बाओबाब प्लांट, ठीक है, और सॉसेज प्लांट। तो इसलिए ये जो बॉटल ब्रश है ना, ये पोलिनेशन जो है वो अपना यहाँ पे बर्ड से नहीं होता है। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। सो यहाँ पे ए नंबर का, सी नंबर का और डी नंबर का ये जो प्लांट्स है इसके अंदर बर्ड से पोलिनेशन होता है, जिसको हम ऑर्निथोफिली कहते हैं, और ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और जो ये बॉटल ब्रश है इसके अंदर जो है अपना बर्ड से पोलिनेशन नहीं होता, इसलिए ये क्या है अपना ऑड वन आउट है। ठीक है, उसके बाद देखो अपना 5 नंबर का, देखो क्या है, इन विट्रो पोलन जर्मिनेशन एंड पोलन इलोंगेशन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय। सो इन विट्रो पोलन जर्मिनेशन जो है वो किससे इंड्यूस्ड होता है? ओके, बोरिक एसिड, ग्लूकोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज। इसका आंसर क्या है? सुक्रोज इसका आंसर है। कहां पे मिलेगा आपको? पेज नंबर 9 के ऊपर। तो चलो हम पेज नंबर 9 के तरफ बढ़ते हैं। सो जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो, यहां पे बताया गया है, देखो सुक्रोज इंड्यूसेस पोलन जर्मिनेशन। ठीक है, सुक्रोज, तो यहां पे इसका आपको आंसर मिल गया। देन क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपना 6 MCQ, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी इज फाउंड इन अ फ्लावर ऑफ प्लांट। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी ये क्या है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, इनकम्पेटिबिलिटी मतलब क्या कि ये जो है वो सेल्फ पोलिनेशन जिसके अंदर नहीं हो सकता, मतलब सेल्फ पोलिनेशन क्या हो रहा है, अवॉइड हो रहा है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और देखो यहाँ पे सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी मतलब सेल्फ स्टेरिलिटी, और इसका एग्जांपल देखो क्या है आपको,
थेया प्लांट और टोबैको प्लांट। तो ऑप्शन में टोबैको प्लांट तो है नहीं, आपको थेया प्लांट दिया गया, इसलिए इसका आंसर है थिया प्लांट। ठीक है, तो ये क्लियरली आपको समझ में आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 एमसीक्यू है, पोरोगैमी रेफर्स टू एंटर ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू। जो पोलन ग्रेन है वो एंटर होता है, ओके, तो किसके थ्रू होता है पोरोगैमी के अंदर, तो इसका आंसर है माइक्रोपील। तो ये भी आपको यहां पे दिखा देता हूं, पेज नंबर 7 देखो, यहां पे माइक्रोपील जो है, ये देखो पोरोगैमी, और ये नीचे की साइड है, ये यहाँ पे ये साइड को हम माइक्रोपील साइड कहते हैं। देखो आप देख सकते हो इस डायग्राम के अंदर, यहां से एंटर हो रहा है, इसलिए हम इसको पोरोगैमी कहते हैं। ठीक है, ये माइक्रोपील। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, ब्लैंक स्पेस इज द एग्जांपल ऑफ हेलोबियल एंडोस्पर्म। सो हेलोबियल एंडोस्पर्म का एग्जांपल कौन सा है? 11 पेज नंबर पे आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा, इसका जो है वो है एस्पोडेलस। ठीक है, ये इसका एग्जांपल है, अपना पेज नंबर 11 पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 एमसीक्यू, द शील्ड शेप ओके कॉटिलिडॉन इन द मोनोकॉट सीड इज नोन एज। जो शील्ड शेप कॉटिलिडॉन होता है उसको हम कहते हैं स्कोटेलम। ठीक है, स्क्यूटेलम उसको कहते हैं, वो भी आपको समझ में आ जाएगा पेज नंबर 13 पे ऊपर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, द एग्जांपल ऑफ डाइकॉट एंडोस्पर्मिक सीड इज। ओके, नीचे में कौन सा जो है वो डाइकॉट एंडोस्पर्मिक सीड का एग्जांपल है, तो इसका आंसर है गाइस कैस्टर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये अपने सारे हो गए एमसीक्यू। अगर आपको 1 मार्क के लिए पूछे जाएंगे तो कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, अभी आपको यहां पे बताता हूं। सो पहला क्वेश्चन है अपना, व्हाई एंथर इज कॉल्ड एज टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर। टेट्रास्पोरेंजिएट मतलब जिसके अंदर 4 स्पोर हो, उसको हम टेट्रास्पोरेंजिएट क्यों कहते हैं? बिकॉज पोलन प्रेजेंस ऑफ 4 पोलन सैक्स इन द डायथेकस एंथर। देखो एंथर डायथेकस होता है। ओके, देखो पेज नंबर 3 पे हमको आना पड़ेगा इसको समझने के लिए। मैं आपको समझाता हूं डायग्राम से, कितना अच्छी तरीके से हमारा पढ़ाई हो रहा है और कंसेप्ट भी क्लियर हो रहा है। देखो आप, ये जो पोलन अपना होता है गाइस, पोलन एंथर का जो स्ट्रक्चर होता है, ओके, यहाँ पे दिखाया आपको एंथर। तो ये एंथर डायथेकस होता है एक। तो डायथेकस मतलब क्या? तो ऐसा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ये वाला एक थेकस, ये वाला दूसरा थेकस, मतलब डायथेकस। और हर डायथेकस के अंदर 2 पोलन सैक होते हैं। तो ये एक पोलन सैक, ये एक पोलन सैक, और ये तीसरा और ये चौथा, मतलब कितने हो गए पोलन सैक? 4 पोलन सैक है, और इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? टेट्रास्पोरेंजिएट। टेट्रा का मीनिंग होता है 4 और स्पोरेंजिएट मतलब 4 स्पोर। ठीक है, उसके बाद एट विच स्टेज ऑफ पोलन ग्रेन आर शेड फ्रॉम द एंथर इन एंजियोस्पर्म। देखो यहां पे जो एंथर है वो एंजियोस्पर्म के अंदर शेड होता है। ओके, पोलन ग्रेन्स आर शेड, पोलन ग्रेन शेड होता है, मतलब उसके ऊपर लेयर होता है, तो वो उसका स्टेज का नाम है गाइज बायसेल स्टेज। ठीक है, बायसेल स्टेज में वो क्या होता है? ये शेड होता है, ऊपर से कवर होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, यहां पे आपको दिख जाएगा वो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अपना 3 1 सेंटेंस में, व्हाट इज द हिलम विद रिस्पेक्टिव ओव्यूल। ओके, हिलम क्या है ओव्यूल के रिस्पेक्टिव में, ओव्यूल के। ठीक है, सो क्या है? प्लेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ द फ्यूनिकुलस विद द मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल, ये है अपना हिलम। ठीक है, तो हिलम आपको समझना होगा, यही इसके अंदर ही आपको वहां पे डायग्राम दिया गया है, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो, ये है अपना हिलम। देखो दिख रहा है आपको, ये देखो हिलम। तो हिलम ऐसा जगह है जिससे ओव्यूल प्लेसेंटा से अटैच है। देखो ये वाला ये पार्ट, ओके, और ये फ्यूनिकल है, ये वाला जो आपको दिख रहा है लंबा वाला पार्ट, वो है फ्यूनिकल, और यहां पे जो अटैच हुआ है उसको हम हिलम कहते हैं। मतलब ये जो ओव्यूल है, ये ऊपर वाला ओव्यूल, और नीचे वाला ये देखो यहाँ पे प्लेसेंटा, ये ओव्यूल और प्लेसेंटा को जोड़ने का काम करता है फ्यूनिकुलस, और जो फ्यूनिकुलस है वो ओव्यूल के जिस जगह पे अटैच होता है उसको हम हिलम कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना। व्हाट इज प्रोटेंड्री? देखो प्रोटेंड्री में आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, प्रो मतलब पहले और एंड्री मतलब एंड्रोशियम। जिस फ्लावर के अंदर एंड्रोशियम पहले मैच्योर होता है, कंडीशन वेयर एंड्रोशियम मैच्योर अर्लियर द जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के पहले अगर एंड्रोशियम मैच्योर होता है तो उसको हम प्रोटेंड्री कहते हैं। ओके, और इसका ही अपोजिट प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी मतलब जिस कंडीशन में गायनोशियम पहले मैच्योर होता है, उसके बाद एंड्रोशियम मैच्योर होता है। तो ये किसके लिए होता है? तो ये होता है सेल पोलिनेशन को अवॉइड करने के लिए। बिकॉज अगर मेल गैमेट मैच्योर हुआ तो फीमेल गैमेट मैच्योर नहीं होगा, मतलब मेल गैमेट अगर फीमेल गैमेट के ऊपर गिर भी गया, मतलब स्टिग्मा के ऊपर, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। मतलब ये सेल्फ पोलिनेशन को अवॉइड करता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर अपना देखो 5 1 सेंटेंस में, नेम द प्लांट इन विच डबल फर्टिलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड। कौन सा प्लांट है जिसके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन डिस्कवर्ड हुआ? तो उसका नाम है फ्रिशिलारियम एंड लिलियम। फ्रिशिलारिया एंड लिलियम, ये ध्यान में रखना है, सीधा सीधा है। देन व्हाई फर्टिलाइजेशन प्रेजेंस इन एंजियोस्पर्म इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। सो जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है गाइस एंजियोस्पर्म के अंदर, उसको हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि बोथ मेल गैमेट्स आर फ्यूज। जो 2 मेल गैमेट्स होते हैं वो दोनों भी फ्यूज होते हैं। एक फ्यूज होता है एक के साथ, दूसरा फ्यूज होता है अपना सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, और इसीलिए यहां पे डबल फर्टिलाइजेशन होता है। क्वेश्चन नंबर ये अपना 6 है, और 10 पेज नंबर के ऊपर अगर हम जाएंगे तो हमको ये दिख जाएगा। ओके, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो, ये है पेज नंबर 10, और यहां पे देखो डबल फर्टिलाइजेशन है दिखा हुआ,
यहाँ पे दोनों बार जो है वो फ्यूज होते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये अपना है मेल गैमेट, यहाँ से जाता है एक ओव्यूल के अंदर, और ये एक देखो ओव्यूल के अंदर एक के अंदर फ्यूज होता है, और दूसरा होता है अपना सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होता है। देखो यहाँ पे सेकेंडरी न्यूक्लियस प्लस मेल गैमेट ये, और यहाँ पे एक प्लस मेल गैमेट, मतलब 2 मेल गैमेट एक के साथ और एक सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो गया। ठीक है, उसी तरीके से आप यहाँ पे जो बचे हुए वो आप देख सकते हो, इसके पॉली एम्ब्रियोनी है, व्हाट इज एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है, और उसके बाद हार्मोन्स प्रोड्यूस अनफर्टिलाइज्ड ओवरी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनलार्जमेंट ऑफ ओवरी टू फ्रूट, मतलब कुछ यहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो तो भी फ्रूट बन जाता है। तो वो अगर हमको पता है फर्टिलाइजेशन होने के बाद ही फ्रूट बनता है, लेकिन यहाँ पे जो हार्मोन होता है गाइज, उसको हम कहते हैं आइडोल 3 एसिडिक एसिड, ये जो ऑक्सिन नाम का हार्मोन होता है, और इससे क्या होता है जो ओवरी है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट के अंदर, मतलब हमको फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं होती। और इस प्रोसेस के बाद जो फ्रूट बनता है गाइज वो होता है सीडलेस, बिकॉज फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हुआ तो सीड नहीं बनेगी। हमको डायरेक्टली फ्रूट मिल गया लेकिन उसके अंदर सीड ही नहीं होंगी, इसको हम कहेंगे सीडलेस फ्रूट। ओके, इसका एग्जाम्पल लेमन भी है। अगर आप रेस्टोरेंट में जाओगे आप गए होंगे रेस्टोरेंट के अंदर, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि वहां पे जो अपना लेमन होता है उसके अंदर सीड नहीं होती, हालांकि जो हम घर पे लेमन्स लाते हैं उसके अंदर सीड होती है। क्यों? बिकॉज जो रेस्टोरेंट में यूज होने वाला लेमन होता है वो होता है अपना सीडलेस, जिसके अंदर क्या होता है, पार्थिनोकार्पिया होता है, और वो एक ये एसिडिक एसिड, ये जो एंजाइम है उसके ऊपर इंड्यूस करने के बाद हो जाता है। ठीक है, उसका फायदा क्या होता है, हमको सीड निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, डायरेक्टली हम उसको खा सकते हैं। उसके बाद एक अपना 2 मार्क का क्वेश्चन। ठीक है, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, देखो, ड्रॉ द वेल लेबल डायग्राम ऑफ टीएस ऑफ एंथर। एंथर जो हमने देखा था टेट्रास्पोरेंजिएट, 4 वाला स्ट्रक्चर, 4 स्पोर्स थे, वो वाला आपको 3 पेज नंबर के ऊपर दिख जाएगा। और यहाँ पे देखो 4 करेक्ट लेबल्स, अगर आपको 2 मार्क्स अगर हासिल करने हैं तो आपको 4 करेक्ट लेबल्स देने पड़ेंगे, और आपको हर एक लेबल के ऊपर आधा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, मतलब 4 के आधा और आधा 1 हो गया, और 4 पे 1 2, मतलब आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखना। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन की अगर आपको स्ट्रक्चर मतलब बोले कि डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, तो सबसे पहले आपको उसके वॉल लिखने पड़ेंगे। ओके, वॉल लेयर्स, देन प्लॉइडी एंड फेट ऑफ पोलन ग्रेन, मतलब जो पोलन ग्रेन है वो डिप्लॉइड होता है या फिर हेप्लॉइड होता है, वो कैसे बनता है। ओके, उसके लेयर्स आपको दिखाने पड़ेंगे। उसके बाद आपको फॉर्मेशन थ्रू म्यूओसिस, और ये म्यूओसिस से बनता है। क्यों म्यूओसिस से बनता है? बिकॉज पोलन ग्रेन होते हैं गाइज हेप्लॉइड, और म्यूओसिस एक ऐसा डिवीजन होता है जिससे अंदर क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाते हैं, और इसलिए पोलन ग्रेन होते हैं अपने हेप्लॉइड। और क्यों हेप्लॉइड होते हैं? बिकॉज इसको ओम के साथ फ्यूज होना होता है ना, ओम भी होता है अपना हेप्लॉइड, और दोनों मिलके फिर क्या बनाएंगे, डिप्लॉइड बनाएंगे। अगर पोलन ग्रेन डिप्लॉइड रहा तो जो अपना ये एम्ब्रियो होगा वो गाइस ट्रिप्लॉइड होगा, मतलब उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, इसलिए ये इसके अंदर म्यूओसिस होता है और वो हेप्लॉइड बनता है। ओके, ईच पॉइंट आपको आधा मार्क्स मिलेगा, तो आपको यहाँ पे 2 मार्क के लिए 4 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। क्लियर है? पेज नंबर 3 के ऊपर आपको सीधा उसको आंसर दिख जाएगा। उसके बाद देखो आप यहाँ पे ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म्स। जो मेल गैमेटोफाइट है एंजियोस्पर्म के अंदर, उसका आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। सिंपल में पेज नंबर आपको 4 पे वो डायग्राम दिख जाएगा। देखो आप पेज नंबर 4 के ऊपर जाओ, आपको डायग्राम दिख जाएगा। तो हम जा रहे हैं पेज नंबर 4 के ऊपर, और ये आ गए 4 के ऊपर, और ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, और ये आपको डायग्राम निकालना पड़ेगा। 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, डायग्राम अगर आप पहले निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, डायग्राम फर्स्ट मार्क। एनी 2 करेक्ट लेबल आपको देने पड़ेंगे, और आधा आधा मार्क्स आपको उसको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म। जो फीमेल गैमेटोफाइट है एंजियोस्पर्म का, उसका स्ट्रक्चर आपको डिफाइन करना पड़ेगा। 4 आपको यहाँ पे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। ओके, फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म, इसका डिस्क्राइब स्ट्रक्चर, ये देखो यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट, ये अपना डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो आपको डेवलपमेंट पूछा गया है क्या? नहीं पूछा गया है। आपको क्या पूछा गया है? इसका स्ट्रक्चर पूछा गया है। ठीक है, तो आपको जो है वो स्ट्रक्चर में क्या लिखना है आप लिख सकते हो यहाँ पे क्या क्या होता है। ठीक है, तो ये जो लास्ट वाला आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है गाइज, ये वाला, ये है पूरा डेवलप, मतलब इसका स्ट्रक्चर आपको लिखना है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको लिखनी है, पूरी डेवलपमेंट नहीं लिखनी है। देन मेंशन वेरियस एडेप्टेशन फॉर वाइंड पोलिनेशन। देखो वाइंड पोलिनेशन पे एडेप्टेशंस होते हैं। ओके, वाइंड पोलिनेशन मतलब क्या होता है कि जब पोलिनेशन हवा से हो उसको हम वाइंड पोलिनेशन कहते हैं, और उसको ही हम दूसरा नाम है उसका एनिमोफिली। क्या है उसका नाम? एनिमोफिली है। देखो यहाँ पे ये देखो पोलिनेशन। ओके, और इसका एनिमोफिली अगर हम देखेंगे, देखो यहाँ पे एक है पहला अपना
ऑटोगैमी मतलब सेल्फ पोलिनेशन, और जिटेनोगैमी, और उसके बाद जेनोगैमी मतलब क्रॉस पोलिनेशन। ओके, जैसे कि हम देखेंगे अपना सबसे पहले हमको वाइंड से दिया गया है, और वो वाइंड जो है वो बायोटिक एजेंट में आएगा क्या अबायोटिक, बताओ। तो बायोटिक मतलब ऐसे एजेंट जो लिविंग है, और अबायोटिक मतलब ऐसे एजेंट जो नॉन लिविंग है। तो एयर लिविंग है या फिर नॉन लिविंग, तो वो नॉन लिविंग है, तो वो आएगा अपना अबायोटिक एजेंट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अबायोटिक एजेंट हमारे यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले है पोलिनेशन बाय वाइंड, मतलब है एनिमोफिली। अगर हवा से पोलिनेशन होता है तो उसको नाम दिया गया है एनिमोफिली। तो ये एनिमोफिली के अंदर एडेप्टेशन क्या होनी चाहिए? अगर किसी प्लांट के अंदर एनिमोफिली होता है तो वो प्लांट को खुद के अंदर कैसे स्ट्रक्चर डेवलप करने पड़ेंगे, कैसा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स उसको रखना पड़ेगा, तो वही को हम कहेंगे एडेप्टेशन। जैसे कि फ्लावर स्मॉल होना चाहिए, उसके बाद है इनकॉन्स्पिक्यूअस कलरलेस होना चाहिए, उसके अंदर कुछ भी ये नेक्टर नहीं होना चाहिए। क्यों? बिकॉज हवा जो है वो किसी कलर से अट्रैक्ट नहीं होती, तो वो नेचुरली चलती, तो इसलिए उसको अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं, इसलिए कलरलेस होता है ये अपना फ्लावर। विदाउट नेक्टर होता है, ये नेक्टर किस लिए अट्रैक्ट होता है? हनी बीज को अट्रैक्ट करने के लिए, बिकॉज हनी बीज से ये पोलिनेशन होता ही नहीं है, तो हवा से होता है, तो इसलिए यहाँ पे नेक्टर की भी कुछ आवश्यकता नहीं है, फ्रेग्रेंस की भी कुछ आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो पोलन ग्रेन है गाइज, वो लाइट वेट होनी चाहिए। अगर वो ज़्यादा वेट हो उसका, तो हवा से वो ट्रांसफर नहीं होंगे एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक, इसलिए वो लाइट वेट होनी चाहिए। वो ड्राई होने चाहिए, प्रोड्यूस इन लार्ज मेंबर्स। ओके, लार्ज नंबर में वो प्रोड्यूस होने चाहिए। क्यों? बिकॉज हवा से ज़्यादा जो पोलन ग्रेन है वो गाइज वहाँ पे किसी और चीज़ पे ही गिर जाएंगे, सॉइल के ऊपर ही गिर जाएंगे। तो अगर उसको फर्टिलाइज करना पड़ेगा तो किसके ऊपर गिरना होगा बताओ? तो उसको गिरना पड़ेगा अपना स्टिग्मा के ऊपर, तो इसीलिए वो स्टिग्मा के ऊपर जाना चाहिए। और इसलिए यहाँ पे लार्ज नंबर में ये जो अपना पोलन ग्रेन है वो प्रोड्यूस होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान में रखना क्लियरली। उसके बाद और यहाँ पे कुछ यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, ये आपको एडेप्टेशन वहाँ पे लिखने पड़ेंगे। ओके, उसके साथ यहाँ पे भी आपको 2 है एडेप्टेशंस जो आपको वहाँ पे लिखने पड़ेंगे। उसके बाद देखो अपना ये है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द डिफरेंट एडेप्टेशन शोन बाय द बर्ड्स पोलिनेटिंग फ्लावर। ओके, बर्ड से जो पोलिनेशन होता है उसको हम ऑर्निथोफिली कहते हैं। जैसे कि हवा से पोलिनेशन होता है और जो एडेप्टेशन उसने दिखाया है, उसी तरीके से जो फ्लावर जो है वो फ्लावर में बर्ड से पोलिनेशन होता है जिसको हम ऑर्निथोफिली कहते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। इसको भी आपको यहाँ पे देख सकते हो आप, पेज नंबर 8 पे आपको वो मिल जाएगा सीधा, चैप्टर नंबर 1 के। ये फर्स्ट मतलब क्या है? चैप्टर 1 का, ठीक है। उसके बाद देखो एक्सप्लेन द हेटेरोस्टाइली एंड हर्कोगैमी विद सुटेबल एग्जांपल। देखो हेटेरोस्टाइली एंड हर्कोगैमी ये है अपना सेल्फ पोलिनेशन को अवॉइड करने के लिए ये किया जाता है ताकि क्रॉस पोलिनेशन हो सके, जिसको हम आउटब्रीडिंग डिवाइस कहते हैं। पेज नंबर 9 पे आपको दिख जाएगा, जैसे कि हम देख, ये पेज नंबर 7, ये 8 और ये पेज नंबर 9 देख सकते हो आप। ये है अपना आउटब्रीडिंग डिवाइस। देखो आउटब्रीडिंग डिवाइस, ये यहाँ पे देखो 1.7 आउटब्रीडिंग डिवाइस, और इसके अंदर हमको पूछा गया हेटेरोस्टाइली और हर्कोगैमी, ठीक है। तो ये देखो हेटेरोस्टाइली और ये हर्कोगैमी, ये दोनों के ऊपर, ये दोनों की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से यहाँ तक लिखनी पड़ेगी। आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे? 2 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। देन गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। सिग्निफिकेंस का मीनिंग होता है अपना कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन इंपॉर्टेंस क्यों है डबल फर्टिलाइजेशन का, ठीक है, वो आपको लिखना पड़ेगा। ये आपको पेज नंबर 10 के ऊपर मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले तो क्या होता है, अगर 2 बार फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो एक में क्या बनेगा? अपना एम्ब्रियो बनता है। देखो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन में अपना एम्ब्रियो बनता है, और दूसरे फर्टिलाइजेशन में क्या बनता है बताओ? एंडोस्पर्म बनता है, एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म की क्या खास विशेषता है? जो एंडोस्पर्म होता है गाइज, वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? ये नरिशमेंट, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। किसको? एम्ब्रियो को। अगर एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट नहीं मिला तो वो उसका हम जर्मिनेशन कैसे होगा, ठीक है। तो वो जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी, जब धूप का महीना होगा तो वो थोड़ी निकलता है, तो वो कब निकलता है? बरसात के महीने में। तो जो धूप का महीना है उसको पूरा नरिशमेंट मिलता है एंडोस्पर्म से। अगर डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो एंडोस्पर्म नहीं बनता, और एंडोस्पर्म नहीं बनता तो एम्ब्रियो को नरिशमेंट नहीं मिलता। ये भी कुछ है। उसके बाद डिप्लॉइड जो लेवल है वो डिप्लॉइड जाइगोट बनने के लिए भी इंपॉर्टेंट है डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये ऊपर में 2 और ये वाले 3, ये है अपने, ये सारे आपको लिखने पड़ेंगे वहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे और आप 3 मार्क का हम डायरेक्टली बढ़ते हैं 3 मार्क के क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है डिस्क्राइब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। एंथर का अंदर का स्ट्रक्चर आपको बताना है। तो अंदर का स्ट्रक्चर मतलब क्या आपको बताना पड़ेगा। देखो पेज नंबर हम आते हैं 3 के ऊपर।
ये आ गए पेज नंबर 3 के ऊपर। इसके आपको लेयर्स बताने पड़ेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे टीयर्स ऑफ एंथर। तो यहाँ पे आपको इपिडर्मिस बताना है एक्सटर्नल, उसके बाद एंडोथेशियम लेयर, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लिखना है। देन मिडल लेयर के बारे में और टैपेटम के बारे में, ठीक है। तो ये चारों लेयर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लिखना पड़ेगा। ये देखो 3 वॉल, ओके, एक लेयर को आपको आधा 1/2 मार्क्स मिलेगा, मतलब आधा मार्क्स। एंड टैपेटम, उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आपको लिखना पड़ेगा। पोलन मदर सेल के बारे में बताना पड़ेगा। देन नेचर एंड उसका फंक्शन बताना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पूरा आपको बताना पड़ेगा, तब जाके आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर। ये 3 पे, पेज नंबर 3 पे है क्वेश्चन, आपको 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। बताया क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर बताया गया आपको, एंथर का अंदर का स्ट्रक्चर आपको बताना है, पूरा एंथर के अंदर क्या क्या होता है, पूरा इंफॉर्मेशन, ओके। उसके बाद देखो अगेन क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के अंदर जो मेल गैमेटोफाइट है उसकी डेवलपमेंट आपको बतानी है। डायग्राम इज नॉट एक्सपेक्टेड, अगर आपने डायग्राम नहीं भी निकाली तो भी चलेगा, अभी आपको उसका डेवलपमेंट बताना पड़ेगा। पेज नंबर है अपना 4, ये देखो डेवलपमेंट। डायग्राम नहीं चाहिए, क्या फिर इसको क्या चाहिए कि उसको चाहिए यहाँ पे थ्योरी से, पोलन ग्रेन आर बिगिनिंग ऑफ द मेल गैमेटोफाइट, इट अंडरगोज फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन। ये पहले माइटोटिक डिवीजन में जाता है, 2 सेल बनाता है, एक वेजिटेटिव सेल, एक जनरेटिव सेल। ये आपको थ्योरी चाहिए, देखो जनरेटिव सेल। उसके बाद जो वेजिटेटिव सेल होता है वो साइटोप्लाज्म उसके अंदर ज्यादा होता है, तो इसलिए जो जनरेटिव सेल होता है वो उसके अंदर फ्लोट होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जनरेटिव सेल ये वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में तैर रही है, फ्लोट हो रही है, ओके। उसके बाद आपको बताना है सेकंड माइटोटिक डिवीजन होता है, देखो यहाँ पे सेकंड माइटोटिक डिवीजन होता है, और उसके अंदर जनरेटिव सेल जो है वो 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स बनाते हैं, ओके। ये पूरा इंफॉर्मेशन आपको लिखना पड़ेगा, डायग्राम नहीं निकाली तो भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे वो है एक्सप्लेन वाटर पोलिनेशन इन डिटेल एंड विथ इट्स टाइप्स। सो वाटर पोलिनेशन आपको बताना है पेज नंबर 7 पे, जिसको हम हाइड्रोफिली कहते हैं। अगर पोलिनेशन वाटर से हो तो उसको हम क्या कहते हैं गाइज, हाइड्रोफिली कहते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोफिली के बारे में आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। देखो पेज नंबर 7 के ऊपर हम आते हैं, देखो गाइज ये पेज नंबर 7 के ऊपर हम आ गए, वो है पोलिनेशन बाय वाटर, जिसको हम हाइड्रोफिली कहते हैं। पोलिनेशन अगर हवा से हो तो एनिमोफिली, अगर वो वाटर से हो तो हाइड्रोफिली, अगर वो इंसेक्ट से हो तो इसको एंटामोफिली कहते हैं, अगर वो बर्ड से हो तो उसको हम ऑर्निथोफिली कहते हैं। ये क्लियरली आप ध्यान में रखना। तो हाइड्रोफिली के अंदर आपको क्या पूछा गया है, पोलिनेशन, वाटर पोलिनेशन आपको डिटेल में इसका बताना है, एडेप्टेशन बताना है। और 2 टाइप का वाटर पोलिनेशन होता है, एक होता है हाइपोहाइड्रोफिली और दूसरा होता है ईपी हाइड्रोफिली, ओके। ये यहाँ पे आपको ऊपर में दिख जाएगा, देखो यहाँ पे ईपी हाइड्रोफिली। देखो ईपी हाइड्रोफिली एंड हाइपोहाइड्रोफिली में डिफरेंस क्या है, हाइपोहाइड्रोफिली जो है वो वाटर के अंदर होता है पोलिनेशन, ओके, वाटर के लेयर के अंदर। और जो अपना ईपी हाइड्रोफिली है इसके अंदर देखो ये वाटर के लेयर के ऊपर होता है, ठीक है, अबव द सरफेस ऑफ वाटर, और ये होता है बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, जिसको हम हाइपोहाइड्रोफिली कहते हैं। ये दोनों आपको बताने पड़ेंगे वहां पे, और उसके एग्जांपल्स भी आपको लिखने पड़ेंगे, तब जाके आपको 3 मार्क्स ये मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो ये अपना एक्सप्लेन द 2 कॉन्ट्रावर्सेस और आउटब्रीडिंग डिवाइसेस फॉर पोलिनेशन। देखो कॉन्ट्रावर्सेस मतलब क्या होता है, आउटब्रीडिंग डिवाइस जो कि सेल पोलिनेशन को अवॉइड करते हैं, वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे हेट्रोस्टाइली और हटको में बताया, तो आप ये डाइकोगैमी, प्रीपोटेंसी, ये किसी भी 2 कौन से भी आपको बता सकते हो आप, ठीक है। ये यूनिसेक्सुअलिटी वाला पहला होता है, उसके बाद डाइकोगैमी दूसरा, प्रीपोटेंसी तीसरा, ये चौथा, ये 5वां और ये 6ठा। मतलब आपको 6 आउटब्रीडिंग डिवाइसेस है, कौन से भी आपको 2 लिखने हैं, आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अब आपको बताना है डबल फर्टिलाइजेशन ये, और विद द हेल्प ऑफ डायग्राम बताना है आपको कि कैसे क्या होता है, एक मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज होता है, दूसरा किसके साथ फ्यूज होता है, ये पूरा आपको डबल फर्टिलाइजेशन बताना पड़ेगा, तब आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो डबल फर्टिलाइजेशन के ऊपर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके साथ देखो आप पेज नंबर अपना ये 11 के ऊपर दिया गया है, जो है राइट अ नोट ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म। देखो डबल फर्टिलाइजेशन होने के बाद आपको पता है जाइगोट और एंडोस्पर्म बनता है, तो एंडोस्पर्म में भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो उसके अंदर 3 टाइप्स के एंडोस्पर्म हमको मिलते हैं। सबसे पहला होता है गाइज न्यूक्लियर, ये देखो ये न्यूक्लियर टाइप, ओके। दूसरा होता है सेलुलर टाइप, और तीसरा होता है हेलोबियल टाइप। ये तीनों के बारे में आपको बताना पड़ेगा विद डायग्राम। ये देखो सेलुलर वाला, ओके। तो आपको आंसर आपका मिल जाएगा, और आपको मार्क्स भी वो दे देंगे, जो भी आपको चेक करने वाला मिलेगा, ठीक है टीचर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अपना 8, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो इन फ्लावरिंग प्लांट, ओके। ये जो डाइकॉट एम्ब्रियो है ना गाइस, इसके आपको डेवलपमेंट बतानी है, ओके। डाइकॉट एम्ब्रियो ये डायग्राम तो आपको निकलनी है, इसके साथ ही साथ उसको आपको एक्सप्लेन भी करना है कि कैसे क्या होता है, कौन सी स्टेज होती है, ओके। समझ में आ गया? तो ये आपको क्लियरली ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी जाके आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलेंगे,
और डेफिनेटली मिलेंगे गाइज। अगर आप मैं जैसा बोलता हूँ अगर आप वैसा करोगे तो डेफिनेटली मिल जाएंगे। ओके, उसके बाद देखो एक्सप्लेन द वेरियस कैटेगरीज ऑफ एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस का टाइप है डिफरेंट, वो आपको बताने पड़ेगा। पेज नंबर 14 पे आपको दिख जाएगा वो। देखो लास्ट में हम आ चुके हैं अभी। ये देखो एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस के 3 कैटेगरीज होते हैं। एक होता है रिकरेंट एपोमिक्सिस, देन होता है नॉन रिकरेंट एंड 3 होता है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। तो ये तीनों के बारे में आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा। हर एक को आपको 1 मार्क मिल जाएगा, ठीक है। इसको 2 मार्क, इसको 3 मार्क मिल गए, 3 आउट ऑफ मार्क, ठीक है। सो गाइज हमने 1 मार्क का जो है सिंगल मार्क के क्वेश्चन देख लिए, हमने 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन भी देख लिए, 3 मार्क्स के लिए पूछे जाने वाले क्वेश्चन भी देख लिए। अभी हम लास्टली देखते हैं 4 मार्क्स के लिए कौन कौन से क्वेश्चन हमको पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो आपको दिखना होगा। अभी जो 4 मार्क के वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है गाइज, और ये 5 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। इसको थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन भी करके बताऊंगा। जैसे कि ये अपना 4 पेज नंबर के आपको दिख जाएगा। ये डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। एनाट्रोपस ओव्यूल, ओव्यूल कहाँ पे होता है? ओवरी के अंदर। और ओवरी कहाँ पे होता है आपको बताता हूँ। चलिए पेज नंबर 4 के ऊपर हम आ गए हैं। ओके, ये आ गए हम पेज नंबर 4 के ऊपर। तो अभी आपको थोड़ा इरेज कर देता हूँ ताकि आपको समझा सकूँ अच्छी तरीके से, ठीक है। ये पहले मैं इरेज कर देता हूँ। जी हाँ, मैंने यहाँ पे इसको इरेज कर लिया है। अभी देखो जैसे कि आपको बताया गया है एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल क्या होता है? यह है मोस्ट कॉमन ओव्यूल, ठीक है। मोस्ट कॉमन, बिकॉज एंजियोस्पर्म के अंदर ज्यादातर यही ओव्यूल मिलता है, इसलिए उसको मोस्ट कॉमन ओव्यूल कहते हैं। ये ओव्यूल होता है ओवरी के अंदर। देखो यहाँ पे स्टिग्मा होता है, ये स्टाइल, और यहाँ पे ओवरी, ये यहाँ पे ओवरी होता है कि नहीं। और ये ओवरी के अंदर होता है गाइज ओव्यूल। क्या होता है? ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। और वही ओव्यूल की डायग्राम ये है एनाट्रोपस ओव्यूल। यहाँ पे उसको आपको बताना पड़ेगा कि ऊपर की साइड चलाजा साइड होती है। आपको डायग्राम तो निकालना है, प्लस इसको डिस्क्राइब भी करना है, ठीक है। एंटीपोडल सेल होता है, ग्रुप ऑफ सेल अपर में। ओके, सबसे पहले ये प्लेसेंटा से अटैच होता है और फ्यूनिकल इसके बीच में होता है। प्लेसेंटा और ये अपना ओव्यूल को दोनों को अटैच करता है फ्यूनिकल, और जिस जगह पे वो अटैच होता है यहाँ पे उसको हम हिलम कहते हैं। ओके, इसके 2 लेयर होते हैं, एक वाली ये आउटर, दूसरी वाली होती है इनर। ये जो आपको 2 लेयर दिख रहे हैं, आउटर वाली को हम आउटर इंटीग्यूमेंट कहते हैं और इनर वाली को हम इनर इंटीग्यूमेंट कहते हैं। ओके, सो यहाँ पे बीच में एक सेल होता है नीचे वाले साइड में, माइक्रोपिला साइड में, और साइड में 2 सिनर्जिड्स होते हैं। ये आपको पूरा एक्सप्लेन करना होगा। अगर आपने 1 शॉट वीडियो देखा है तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। ओके, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अभी आपको डेवलपमेंट बताना है फीमेल गैमेटोफाइट का, ठीक है। फीमेल गैमेटोफाइट का ये जो पूरा डेवलपमेंट है गाइस, ये आपको बताना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। जब 4 मार्क के लिए जो क्वेश्चन आपको आता है तो समझ जाइए कि आपको थ्योरी प्लस डायग्राम आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। 4 मार्क्स आपको वैसे ही नहीं मिलेंगे, आपको थ्योरी प्लस डायग्राम आपको ड्रॉ करनी ही पड़ेगी, तब जाके आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। देखो आपको यहाँ पे 7 सेल 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर जो है वहां तक आपको ये लिखना पड़ेगा। एंड सीक्वेंशियल जो डायग्राम्स होती है उसको 2 मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। और जो 7 सेल 8 देखो आप यहाँ से मेगास्पोर मदर सेल जिसको हम MMC कहते हैं, ये डिप्लॉयड होता है। ओके, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम मतलब 2n हम जिसको कहेंगे। इसके अंदर म्यूओसिस होता है, 1 के 4 बन गए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ऊपर के 3 सेल डीजेनरेट हो गए, नीचे वाला रिमेन फंक्शनल। उसके बाद इसके अंदर ग्रोथ हो गया, पहला माइटोसिस हो गया 1 के 2, दूसरा माइटोसिस 2 के 4, और उसके बाद 4 के 8 हो गए। और 8 में से 3 ऊपर चले गए, 3 नीचे आ गए, मतलब 6 हो गए, और बीच में 2 है, और वो 2 कंबाइन होकर एक सिंगल न्यूक्लियस बनाता है, और इसको हम सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं, बिकॉज वो 2 न्यूक्लियस से बना है। तो ये पूरा आपको सीक्वेंशियल इवेंट्स बताना होगा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स, तभी आपको मिलेंगे 4 मार्क। पेज नंबर 5 के ऊपर इसका आंसर दिया गया है, जैसे कि हम यहाँ पे पेज नंबर 5 के ऊपर ही है। ओके, उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर अपना 3 4 मार्क के लिए। गिव एन अकाउंट ऑफ वेरियस अबायोटिक एजेंसीज यूज्ड इन द पॉलिनेशन अमॉन्ग विद देयर एडेप्टेशन फॉर पॉलिनेशन। अभी देखो आपको अबायोटिक और बायोटिक 2 टाइप के एजेंट होते हैं, है कि नहीं। हमने देखा था पॉलिनेशन, ठीक है। पॉलिनेशन जो है वो 2 टाइप के एजेंट से होता है, एक होता है अपना बायोटिक, ओके, बायोटिक, और दूसरा होता है अबायोटिक एजेंट से। तो जो बायोटिक एजेंट्स है मतलब लिविंग, ओके, ऐसे एजेंट जो लिविंग हो, मतलब जैसे कि इंसेक्ट्स, जैसे कि बर्ड, जैसे कि बैट, ओके, ये लिविंग है। और अबायोटिक मतलब क्या, जो नॉन लिविंग, जैसे कि हवा, पानी, ओके, ये जो होता है वो अबायोटिक होता है। तो आपको क्या पूछा गया है, वेरियस अबायोटिक एजेंसीज आपको बतानी है विद द हेल्प ऑफ, उसके एडेप्टेशंस भी आपको बताने हैं। तो बायोटिक में आपको हाइड्रोफिली, उसके बाद आपको एनिमोफिली, ये आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे अबायोटिक के अंदर, ठीक है।
तो एनिमोफिली एंड हाइड्रोफिली। एनिमोफिली मतलब क्या होता है, हवा से, और दूसरा होता है हाइड्रोफिली मतलब वाटर से। तो वो दोनों के बारे में आपको लिखना है, प्लस उसके एडेप्टेशन भी लिखने हैं कि जिस प्लांट के अंदर हाइड्रोफिली होता है उस प्लांट में कैसे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे कि नॉन वेटेबल पोलन ग्रेन, बिकॉज पोलिनेशन पानी में हो रहा है तो वो पोलन ग्रेन भीगने नहीं चाहिए, ओके है कि नहीं, अगर भीग गए तो वो खराब हो जाएंगे, तो इसलिए नॉन वेटेबल पोलन ग्रेन वहाँ पे होते हैं। उसी तरीके से जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम कश्मीर में चले गए तो वहाँ पे जो घर होते हैं तो वो घर का डिजाइन अलग अलग होता है, बिकॉज वहाँ पे स्नो मतलब जो बर्फ है वो गिरता है, तो इसलिए उसके अकॉर्डिंग वो मॉडिफाई होते हैं। और अगर हम महाराष्ट्र में आ गए किसी एक जिले के अंदर तो वहाँ पे आपको कैसे मिलेंगे, स्ट्रेट आपको छत मिल जाएंगे, बिकॉज वहाँ पे स्नो नहीं होता। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्लांट के अंदर कैसे चेंजेस आते हैं पोलिनेशन के अंदर वो आपको वहाँ पे बताने पड़ेंगे। एडेप्टेशन हम जिसको कहेंगे, एडेप्टेशन, ठीक है। उसके बाद पेज न आपको क्वेश्चन नंबर है 4, गिव एन अकाउंट ऑफ पोलन पिस्टल इंटरेक्शन इन डिटेल। देखो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, पोलन मतलब होता है पोलन ग्रेन और पिस्टल मतलब होता है अपना स्टिग्मा। ये दोनों के बीच में इंटरेक्शन कैसे होता है, कैसे एक दूसरे को पहचान पाते हैं, है कि नहीं। हमने देखा ये पेज नंबर कितने के 9, पेज नंबर 9 के ऊपर हमको दिख जाएगा। जैसे कि अगर पोलन ग्रेन हमने देखा कि एक जगह से दूसरे जगह पर चले जाते हैं तो वो अगर वो सेम स्पेसिस के हो तभी वो फर्टिलाइज कर पाएंगे, अगर अलग स्पेसिस के हो तो स्टिग्मा उसको पहचान जाएगा कि ये अलग स्पेसिस का पोलन ग्रेन हमारे स्टिग्मा के ऊपर गिर गया है, तो उसको वहाँ पे डिस्चार्ज कर देगा, ठीक है। ये भी आपको समझना पड़ेगा अच्छी तरीके से, ओके। ये है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, पेज नंबर अपना 9 पे ऊपर आपको दिख जाएगा। ये देखो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यही बताना है, मतलब स्टिग्मा के अंदर इंटरेक्शन होता है और कैसे एक दूसरे को वो पहचान पाते हैं और कैसे क्या होता है, ये पूरा आपको बताना है, ओके। उसके बाद है लास्टली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म एंड ऐड अ नोट ऑन इट्स सिग्निफिकेंस। डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में आपको बताना है पहली बात, उसके बाद उसका डायग्राम भी आपको निकालना पड़ेगा और उसका इंपॉर्टेंस भी आपको बताना पड़ेगा कि क्या है डबल फर्टिलाइजेशन का इंपॉर्टेंस। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, पेज नंबर हम 10 पे जाएंगे, वहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो कहाँ से कहाँ तक लिखना है मैं आपको बताता हूँ। सो पेज नंबर 10 के ऊपर अगर हम आएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ओके। ये पूरा आपको जनरल इन्फॉर्मेशन लिखना है, प्लस ये डायग्राम आपको ड्रॉ करनी है, प्लस ये सिग्निफिकेंस, बस यहाँ तक आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। आपको 5 मार्क्स नहीं तो ये 4 मार्क्स के लिए पूछा गया है ना तो क्वेश्चन, तो 4 मार्क्स आपको हासिल करने से कोई भी नहीं रोक सकता अगर आप वैसा इन्फॉर्मेशन लिखोगे। तो आपको लाइन टू लाइन वैसा ही लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है, हम अपने वर्ड्स में भी उसको लिख सकते हैं, लेकिन जो हमको बताना है, जो थ्योरी मेन है वो वहाँ पे आपका वो आना चाहिए, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। और आपका जैसा लैंग्वेज अच्छा होगा, जैसा आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो मुझे लगता है कि चैप्टर फर्स्ट के ऊपर कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अगर वो ऐसे क्वेश्चन आए तो कैसे आपको आंसर लिखना पड़ेगा, और ये पीडीएफ और उसके साथ साथ इसको आपको कैसे साथ लेकर पढ़ाई करना है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और इसी के साथ ही साथ गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना। इसी के साथ साथ मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट, थैंक यू सो मच।